हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री। बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, अजम्पशंस पढ़ी थी और एंड में हमने लिमिटेशंस भी की थी बेटा उसकी। क्लियर है? अब उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने का हमारे पास और भी तरीके हैं बेटा। जब हमने देखा कि वो लिमिटेशंस जो आ रही थी उन लिमिटेशंस को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद देखा कि हम उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं, तो लेकिन उसके लिए हमें एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करना पड़ा एंड दैट कंसेप्ट वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा। क्लियर है? तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज टोटली बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर बेटा। दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFT, कॉमनली वी कॉल इट CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा। क्लियर? अब इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ बेसिक अजम्पशंस थी बेटा। क्लियर है? वो अजम्पशंस क्या थी? देखो, अगर हम बात करें अजम्पशंस की यहां पे, तो अजम्पशंस के केस में हम क्या कहेंगे बेटा? बेसिक अजम्पशंस क्या है इसकी? पहली थी द सेंट्रल मेटल एटम, द central metal ion is surrounded by ligands having lone pair of electrons। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो ऐसे लिगेंड से सराउंड होगा जिसके पास क्या होंगे बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है केस? अब हम कहते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या बेटा? कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके इजिली बेटा। ठीक है? अब सेकंड, दीज लीगेंड्स मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। ये जो लीगेंड है बेटा, दे मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, इनके ऊपर पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब देखो, कुछ लिगेंड ऐसे हैं बेटा, आयनिक लिगेंड से आप बोल देते हो, ठीक है, जिनके पास ऑटोमेटिकली चार्ज है, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव एक्सेट्रा। इनके पास ऑटोमेटिकली चार्ज है, सो दे आर नोन एज पॉइंट चार्ज, और इनको हम क्या कह सकते हैं? आयनिक लिगेंड्स कह सकते हैं बेटा, क्योंकि इनके ऊपर आयन है। ये सारे के सारे क्या है बेटा? आयन है। ऐसे कुछ पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो जो CFT थ्योरी थी, इसने बेसिक अजम्पशंस में क्या कहा था? इसने ये कहा था कि जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने चाहिए, क्योंकि मेटल तो इटसेल्फ इज आयन, मेटल तो आयन है ही है, और ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करनी चाहिए। अब ये तो हो गया आयनिक लिगेंड्स। अब कुछ नॉन आयनिक लिगेंड्स होते हैं बेटा, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन नॉन आयनिक लिगेंड्स। अब नॉन आयनिक लिगेंड्स की बात करें, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया बेटा, ठीक है, इस तरीके के जो लिगेंड है, दीज आर नॉन आयनिक लिगेंड्स, बट ड्यू टू पोलैरिटी इन बॉन्ड्स, ठीक है, ये भी क्या शो करते हैं बेटा? पोलर नेचर होने के कारण इनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और दिस एन है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो आपका पोलर लिगेंड्स हैं या नॉन आयनिक लिगेंड्स हैं, ये भी क्या कर सकते हैं बेटा? आयन की फॉर्म में, पॉइंट चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस है, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंस इन पोलैरिटी दे एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो देखो, सिंपल सी अजम्पशन क्या रही? उसने कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है बेटा, और इन्होंने लिगेंड को क्या माना? पॉइंट चार्ज मान लिया। लिगेंड जो भी होंगे दे मस्ट हैव पॉइंट चार्ज और दे मस्ट बी ऑफ पॉइंट चार्ज बेटा। अब जब दोनों के दोनों आयंस होंगे या पॉइंट चार्ज होगा, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा बेटा। देखो यहां पे भी है और हियर वी कैन सी इट। अब क्या होता है, जब कोई पॉइंट चार्ज होता है तो हम थर्ड पॉइंट ऑफ अजम्पशन में माना था
there will be pure electrostatic force of attraction between metal ion and ligands. So the bond will be purely ionic in nature in case of CFT. CFT की एक बेसिक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये थी जो VBT की नहीं थी बेटा। VBT ने बॉन्ड को माना था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जो CFT था, CFT ने इस बॉन्ड को प्योरली आयनिक इन नेचर माना था। दैट बॉन्ड विल बी प्योरली आयनिक इन नेचर। ये बॉन्ड क्या होगा? आयनिक नेचर का होता है बेटा। क्लियर है? क्या होता है? ये बॉन्ड आयनिक नेचर का होता है। डन। तो याद रखना CFT के अकॉर्डिंगली जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज प्योरली आयनिक इन नेचर। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा। फोर्थ, द इलेक्ट्रिक फील्ड of ligands repel or interact with central metal ion। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा किसकी? लिगेंड्स की, क्योंकि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड विल इंटरेक्ट और रिपेल द सेंट्रल मेटल आयन, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन है, हमने पॉइंट चार्ज माने हैं। तो जैसे ही लिगेंड उसको अप्रोच करने शुरू करेंगे बेटा, तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? एक दूसरे का इंटरेक्ट करेगी या रिपेल करेगी बेटा। फिफ्थ, सेंट्रल मेटल आयन due to the electric field of ligands degenerate its d orbitals। क्या करता है बेटा? जब लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करना शुरू करते हैं ना, पास जाना शुरू करते हैं, तो उनके रिपल्शन की वजह से क्या होता है? एक बारी तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, डी ऑर्बिटल्स, वो अपने आप को डीजेनरेट कर लेते हैं। और जो यहां पे वर्ड डीजेनरेट है बेटा, इसका मतलब होता है कि इक्वल इन एनर्जी, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। क्या करते हैं बेटा? सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है। अब सिक्स्थ पॉइंट देखो बेटा, लिगेंड्स अप्रोच्ड टू CMI सेंट्रल मेटल आयन along प्लेन और एक्सिस। लिगेंड जो होते हैं दे कैन अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन अलोंग प्लेन और एक्सिस। वो प्लेन और एक्सिस के ऊपर के अलोंग अप्रोच करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर of CMI central metal ion। if it is 6, then ligands approached along axis, and if it is
4 then ligands approached along planes। ये आपको याद रखना है बेटा कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का 6 है बेटा, इफ वी हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, तो लिगेंड कहां अप्रोच करते हैं? दे अप्रोच अलोंग एक्सिस, वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। और अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा, तो वो प्लेन्स के अलोंग अप्रोच करते हैं, मतलब एक्सिस के अलोंग, वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच नहीं करते बेटा। क्लियर है केस? तो ये देखो, ये कुछ बेसिक अजम्पशंस थी किसकी? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बेटा, जो अब मैंने आपको बताई है यहां पे। अब देखो इसी थ्योरी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट चेक करो बेटा। देखो बेटा, ये भी मैं रख कर रहा हूं थोड़ा सा, ताकि मुझे जगह मिल जाए। आप नोट कर लो इसको नीचे वाले पेज तक। देखो बेटा, अब आता है यहां पे नेक्स्ट, ये बेसिक अजम्पशंस थी बेटा जो हमने कुछ लिखाई थी CFT की। अब इसके बाद व्हाट वी हैव, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होंगी बेटा? ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, व्हाट आर द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है डी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर बेटा। क्लियर है? अब इनकी शेप्स ड्रॉ करते हैं बेटा हम लोग। तो dxy का मतलब होता है प्लेन। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये सोच रहे हो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस और दिस इज z एक्सिस बेटा। क्लियर है? तो XY प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किसमें बेटा? XY प्लेन में। ये इस तरीके से डंबल शेप बन जाएगी, डबल डंबल शेप। क्या बनेगी हमें? डबल डंबल शेप XY। ये कैसे होगा बेटा? 3D है ना, तो 3D में सोचने की कोशिश करो, ये XY प्लेन है, ठीक है। तो इट्स शेप ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट देखो बेटा, ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है? जेड। अब बनाएंगे डी वाई जेड, ठीक है बेटा। वी टॉक अबाउट डी वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन कौन सा है हमारे पास? दिस इज वाई जेड प्लेन। ये आ गया, दिस इज व्हाट वी कॉल इट वाई जेड प्लेन। क्या बेटा? अब खुद सोचो वाई और जेड, आपको एक्स से दिख रही है बेटा, दूसरा क्या होगा? जिस तरीके शो करेंगे बेटा इसको भी, क्योंकि ये भी क्या है? वाई जेड प्लेन का केस है। डन। देखो बेटा, इसमें बाउंड्री नहीं बनानी होती, क्योंकि ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल के केस में हमेशा डॉटेड लाइन शो करनी होती है हमें, ठीक है। थर्ड,
ये x, ये y और ये z बेटा। अब हमें देखना है जेड एक्स प्लेन। अब जेड एक्स का मतलब क्या है बेटा, ये प्लेन है। अब y को आपको भूल जाना है, यहां पे z और x प्लेन की बात करनी है, ठीक है। एक लोब इधर आएगा और दूसरा लोब ऐसे, ये जेड एक्स प्लेन में लोब है बेटा, ठीक है। क्लियर केस। अब नेक्स्ट देखो, ये आ गया एक्स, वाई और जेड। अब नेक्स्ट है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका मतलब बेटा एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये एक्स एक्सिस आ गई, वी हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एक्स एक्सिस। फिर क्या है वाई एक्सिस बेटा, तो ये वाई एक्सिस पे आ गई। डन। एंड द लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर, वाई एक्स एंड जेड, ये होता है डी जेड स्क्वायर। इसका डोनट शेप होती है डार्कनेस, ये आ गया इस तरीके से और ये ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 5D ऑर्बिटल्स आ गए बेटा। क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया डी जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं 5D ऑर्बिटल्स वी हैव इन दिस केस बेटा। क्लियर है। अब ये हमारे पास 5D ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे, सुनो ध्यान से। तो ये ऑर्बिटल्स हैं, मतलब डी सबशेल के पास वी हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स बेटा। अब इनके अलोंग कोई भी लिगेंड क्या करेगा, अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और जब लिगेंड अप्रोच करने की कोशिश करेगा इनके अलोंग, तो क्या होगा बेटा, देखो जो हमने शेप्स बनाई है, इन शेप्स पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं इन शेप्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड में किस तरीके से होगी बेटा, क्लियर है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करें तो ऑक्टा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, लीगेंड जो होते हैं बेटा, लीगेंड्स अप्रोच अलोंग एक्सिस, वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। अब देखो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, पहले मेरे पास डी ऑर्बिटल्स के ये ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है बेटा। जैसे ही इन डी ऑर्बिटल्स को, ये क्या है डी ऑर्बिटल्स, किसके डी ऑर्बिटल्स है बेटा, सीएमए के, सेंट्रल मेटल एटम के। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करना शुरू करते हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये डी ऑर्बिटल्स एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में बेटा चले जाते हैं, और जिस स्टेट में सेकेंड स्टेज आ गया, और इस स्टेट में ये प्योरली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, प्योरली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है केस। हम कहते हैं ये जो फर्स्ट वाला है, जैसे अप्रोच करते हैं इसको, ये अप्रोच करके लिगेंड अप्रोच करते हैं, तो ये फर्स्ट वाला एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, थोड़ी सी एनर्जी गेन करके डीजेनरेट स्टेट में आते हैं बेटा। और
जब इलेक्ट्रॉन और जब लिगेंड और अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, हमने बोला यहाँ पे लिगेंड जो है एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं और लिगेंड्स के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे वो ऑर्बिटल चेक करो जिनके अंदर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम चेक करें तो ये दोनों ऐसे केस हैं जहां पे एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो की हुई है बेटा। अब जैसे ही लिगेंड इनको अप्रोच करेगा तो इन दोनों में रिपल्शन होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही लिगेंड आगे मूव करते हैं तो यहां पे स्प्लिटिंग हो जाती है, 2 लेवल्स में क्लासिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब एक्सिस के अलोंग अप्रोच करने के कारण ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं बेटा, दे फील रिपल्शन, वो रिपल्शन फील करते हैं और रिपल्शन फील होने के कारण क्या होता है बेटा, ये ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं एनर्जी गेन करके, और इसको हम बोलते हैं ईजी, इस लेवल को बोलते हैं ईजी, इलोंगेटेड लेवल, ठीक है बेटा। और जो बाकी बचे हैं बेटा, वो जो प्लेन में थे उनको इतनी रिपल्शन नहीं होती, वो एनर्जी लूज करके नीचे डाउनवर्ड लेवल में आते हैं, जिनको बोलते हैं T2G, मतलब ट्राइगोनल का केस आता है बेटा यहां पे। डन, क्लियर है केस, तो वो आता है। अब देखो इस केस में हमने ये कर दिया, अब यहां पे जो ये है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर मतलब इस बैरी सेंटर के अलोंग इस बैरी सेंटर का मतलब है कि इनके पास उतनी एनर्जी है जितनी इसके पास थी। अगर ये ऑर्बिटल इसी पे लाई करते बेटा तो उनकी एनर्जी चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया सेंट्रल मेटल एटम को और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाने की कोशिश की, तो वहां पे रिपल्शन शुरू हो गई। रिपल्शन शुरू होने की वजह से ईजी वाले ऊपर चले गए बेटा, ईजी लेवल में चले गए 2 ऑर्बिटल, और जो 2 और 3 ऑर्बिटल थे बेटा वो नीचे आ गए। जो ऊपर गए बेटा वो dx² माइनस y² है और dz² है, और जो नीचे आए हैं वो dxy dyz एंड dzx है। ये ऑर्बिटल्स नीचे आ गए। अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हमने इसको चेक किया बेटा, तो हमें पता चला कि जब ये ऑर्बिटल्स जब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं सीएमए को, तो कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो अपनी कुछ एनर्जी लूज करके बेटा नीचे आते हैं। तो ये -4 dq ऑफ एनर्जी लूज करते हैं और नीचे आ जाते हैं, और ऐसे क्या होता है बेटा, ये जो होते हैं वो +6 dq एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और ऊपर चले जाते हैं बेटा। क्लियर है, ये क्या करते हैं, -4 dq एनर्जी लूज करते हैं और नीचे आ जाते हैं, और ये +6 dq एनर्जी गेन करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। इन दोनों लेवल्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा यहां पे इस लेवल में और इस लेवल में, दैट एनर्जी डिफरेंस इज ऑफ 10 dq और यू कैन कॉल इट डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट हो सकता है बेटा, और 10 dq का डिफरेंस है इन दोनों लेवल्स के बीच में, किसके, Eg और T2G के बीच में बेटा, जो मैं शो कर रहा हूं आपको कि 10 dq इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। अब देखो अगर मैं इसको डेल्टा नॉट की फॉर्म में देखूं तो क्या करूंगा, अगर मैं डेल्टा नॉट की फॉर्म में देखूं तो ये वाला जो डिस्टेंस है बैरी सेंटर से T2G का, ठीक है, तो दैट विल बी 2/5 डेल्टा नॉट बेटा। ये कितना होगा, 2/5 डेल्टा नॉट विच इज इक्वल टू 0.4 डेल्टा नॉट बेटा। क्लियर है, और ये ऊपर जा रहा है यहां से यहां तक का, तो ये होगा 3/5 डेल्टा नॉट, और इसको हम बोल देंगे बेटा 0.6 डेल्टा नॉट। जब ऊपर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेके ऑर्बिटल, तो वो इतनी एनर्जी गेन करेगा, और जब नीचे आ रहा है तो वो इतनी एनर्जी लूज करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg and T2G is 10 dq और डेल्टा नॉट, क्या होता है, 10 dq और डेल्टा नॉट होता है बेटा। क्लियर केस, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का केस है बेटा। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के केस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं,
और कैसे हम वीबीटी की जो लिमिटेशन थी बेटा उसको ओवरकम करेंगे यहां पे 1 बाय 1 करके बेटा। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसमें स्प्लिटिंग हो गई, सारा कुछ केस हो गया, ईजी और T2G लेवल मिल गया। अब यहां पे जो जी लिखा है बेटा, यहां पे ये याद रखो, जी स्टैंड फॉर जेरेड, या कई बार वो यू लिख देते हैं बेटा। क्लियर है, तो जी स्टैंड फॉर, ये बाद में करना, जेरेड, और एक जेरेड वर्ड लिखा आता है सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल अगर स्प्लिटिंग है वहां पे तो वी यूज वर्ड जेरेड ओवर देयर, तो वो जेरेड वर्ड यूज करते हैं। अगर जहां पे स्ट्रक्चर में सिमेट्री नहीं होगी बेटा, वहां पे हम ये जी नहीं लगाएंगे, वहां पे हम सिंपल ई और T2 लिखेंगे बेटा। क्लियर है केस, तो ये आ गया। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो स्टेबल कब होंगे बेटा। क्लियर है, तो अब देखो इसी केस में एक और हमारे पास कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं CFSE। CFSE इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बेटा कितनी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी है हमारे पास। इफ वी टॉक अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, देखो बेटा निकालना शुरू करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास इस तरह की स्प्लिटिंग है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट केस में D1, मतलब सपोज करो कि वी हैव अ D1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है डी सबशन में। अब एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के हमारे पास तरीके कितने हैं बेटा, डू वी हैव एनी काइंड ऑफ मेथड व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, नो, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा, EG में नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम वहां भरते हैं जहां पे ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, यह वो प्रिंसिपल है बेटा। क्लियर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया तो इसकी CFSE क्या आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, ये इतनी एनर्जी गेन लूज करके नीचे गया बेटा, तो क्या आ जाएगी, दैट इज -4 DQ आ जाएगी बेटा, -4 DQ का केस इसमें आ जाएगा। अब देखो दूसरा D2, अगर हम D2 की बात करें तो फिर से 1 2 1 2 3 बेटा। अब क्या होगा, 1 2, पहले जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है हम उनको क्या करते हैं, हाफ फिल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसकी CFSE निकालनी हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी -8 DQ। अब देखो जिस कॉम्प्लेक्स की, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो उनको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बेटा। ठीक है, जहां पे हमारे पास क्या है, वी हैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो दूसरा केस यहां बात करें बेटा हम लोग, तो वो क्या आता है, थर्ड D3। अब D3 केस में क्या होगा, 1 2 3 और 1 2, ये T2G है बेटा, ये EG है, ये T2G है, ये EG है, तो हमारे पास 1 2 3, तो इसकी जो CFSE आएगी दैट इज -12 DQ बेटा, और ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज दिस बेटा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करेगा। अब देखो अगर किसी भी मेटल के ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स में 1 2 या 3 और इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो उनपे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता whether the pairing will take place or not। यहां पे पेयरिंग एनर्जी का कोई भी केस नहीं आता है, सिर्फ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का केस आ रहा है बेटा। अब देखो इसी में आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल जो आएगा बेटा इसका, दैट विल बी विद D4। हम D4 की बात करेंगे यहां पे। Now I talk about D4।
D4 बेटा, D4 में आया और हमने स्प्लिटिंग की तो 1 2 3 1 2। अब देखो इस केस के अंदर अब हमारे पास चांसेस है बेटा 1 2 3 4, या तो हम इसको ऐसे फिल कर दें और या फिर हम इसको क्या करें बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 बेटा ऐसे फिल कर दे। ये हमारे पास क्या है बेटा, दो ऑप्शन है इसको फिल करने की। अब देखो यहां पे इस एनर्जी को हम बोलते हैं यहां से यहां तक को डेल्टा नॉट, ठीक है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ये क्या है बेटा, डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी। ये केस कब होगा, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कब फॉलो करेंगे, व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। बेटा मैं पी नहीं लिख रहा अभी, पूरा वर्ड लिख रहा हूं, पेयरिंग एनर्जी दैट इज पी। जब डेल्टा नॉट पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, ठीक है, अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेटा, और वो क्या देगा आपको, इस तरीके का कंपाउंड क्या देगा, इट विल गिव यू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा बेटा। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ क्योंकि ये इसकी डेल्टा नॉट की एनर्जी कम है इसलिए हम इसको बोलते हैं वीक फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड होगा बेटा। मतलब जो लीगेंड होगा इस केस के अंदर दैट विल बी वीक, दैट इज वाई स्प्लिटिंग एनर्जी इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम आ रही है बेटा। अब बात करते हैं इस केस की, तो इस केस में क्या है, व्हेन ये कब फॉलो करेंगे, पेयरिंग एनर्जी इज लेसर देन डेल्टा नॉट। जब पेयरिंग एनर्जी कम हो किससे, डेल्टा नॉट, ये वाली जो एनर्जी है बेटा स्प्लिटिंग की, डेल्टा नॉट ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की वजह क्या करता है बेटा, यहीं पे पेयरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की वजह से यहां पे जो लगा था यहीं पे पेयरिंग कर लेगा बेटा। क्लियर है केस, तो वो आ गया। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी स्पिन कम हो गई ना, पहले कितनी स्पिन है इसकी, इट इज अ 4 स्पिन, नाउ इट इज ओनली 2 स्पिन, तो स्पिन कम हो गई। और अगर आपकी डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है बेटा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स लगा लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब उसमें जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है और वो उस स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से जो उसकी स्प्लिटिंग की एनर्जी है दैट इज मोर देन, और दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की वजह पेयरिंग प्रेफर कर रहे हैं बेटा। अब देखो दोनों केस के अंदर CFSE की वैल्यू अलग अलग आती है। अगर हम इसकी बात करें CFSE तो इसमें क्या आएगा बेटा, -4dq इंटू 3 प्लस 6dq इंटू 1, ठीक है, -4dq प्लस 3, ये आ गया केस, ये आ गया -12dq प्लस 6dq बेटा विच इज इक्वल टू -6dq का केस यहां पे आ गया। तो जो इसकी एनर्जी है बेटा CFSE की वो इतना स्टेबल है। अब बात करते हैं यहां पे CFSE, if we talk about CFSE over here तो we have -4 into 4dq बेटा प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी है, एक क्या है पेयरिंग एनर्जी, तो यहां पे कितना आ गया -16dq प्लस pi, पेयरिंग एनर्जी का केस बन गया। तो आपको ये केस इस तरीके से निकालने होते हैं। और कई बार कॉम्प्लेक्स जब हम बोल रहे थे ना पिछले वाले में कि वीक, ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, ये वीक लीगेंड है, अब इसकी CFSE एनर्जी या डेल्टा नॉट की एनर्जी से हम ये आइडिया लगा सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि वेदर दिस पर्टिकुलर लीगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड फॉर दिस मेटल और अ वीक लीगेंड। वो पता चल जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वीक फील्ड लीगेंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है या स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो किस तरीके से क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम ये चीज शो कर सकते हैं वहां पे बेटा। क्लियर है कैसे, क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो अब इसके बाद देखो पहले 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीक फील्ड लीगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, नो इफेक्ट बेटा। क्लियर है, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G में ही जाएगा, लेकिन यहां पे 2 प्रोबेबिलिटी आ गई ना बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन देखो क्या हो सकता है, यहां पे लिखेंगे हम लोग तो इस तरह लिख सकते हो T2G3
और Eg1 यहां पे क्या लिखोगे, T2G4 और Eg0 बेटा। दिस इज द वे हाउ यू शो द इलेक्ट्रॉन। इस केस में बेटा शो करते हैं। अब देखो ये वाला केस आ गया बेटा, डन। अब बात करते हैं D5। D5 we talk about D5, 1 2 3 4 5 बेटा, ये आ गया केस। अब 5 में 1 2 3 4 5 एक प्रोबेबिलिटी है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 बेटा। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 दूसरी प्रोबेबिलिटी है। और दोनों केस में अगर हम CFSE की बात करें, देखो वंस अगेन ये केस वही है, व्हेन डेल्टा नॉट इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी। अब मैं बार बार लिखूंगा इन केस में, और ये कब है, व्हेन डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अगर डेल्टा नॉट कम है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, HSC हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और बेटा यहां पे क्या होगा, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है? इसकी CFSE क्या आएगी, CFSE याद आएगी बेटा, -4 इंटू 3DQ प्लस 6 इंटू 2DQ बेटा, 12 और 12 0, ये क्या आ गई 0DQ। ठीक है, डन। अब बात करते हैं इसकी। When we talk about this complex, what will happen over here? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है बेटा, SFC है। और CFSE की बात करें बेटा इसकी, तो ये आ गई 5 इंटू -4 DQ प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी, तो कितना आ गया 20 DQ प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी का केस यहां पे बन गया बेटा, डन। तो यहां पे भी फर्क पड़ता है कि आपके पास वीक लिगेंड था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। ठीक है, वीक लिगेंड था कि स्ट्रॉन्ग। देखो बेटा यहाँ पे वीक लिगेंड था, सुनो ध्यान से, यहाँ पे वीक लिगेंड था तो इसकी पेयरिंग नहीं कर पाया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे इजीली क्या होगी बेटा, इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। तो ये केस आप इस तरीके चेक कर सकते हो। और एक और चेक केस, यहां पे देखो बेटा D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। D5 का मतलब है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो हम बोलते हैं जितनी कम एनर्जी होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स के बाद उतना वो स्टेबल होगा। अब देखो D5 में अगर हाफ फील्ड होता है विद सिंगल स्पिन, तो इट हैज एनर्जी ऑफ 0DQ, इट हैज नो एनर्जी। इसका मतलब दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज हाईली स्टेबल इन नेचर। ये हमने पहले भी प्रूव किया है 11th क्लास में बेटा, एनर्जी ट्रांसफर के बेस पे, सिमेट्री के बेस पे। और यहां पे हमने एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया कि इसकी CFSE 0 आती है, इसलिए D5 और D10 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगी वो क्या होंगी बेटा, हाईली स्टेबल होंगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो बेटा इसमें चेक करो, इसमें नेक्स्ट केस वो क्या आता है यहाँ पे, CFSE गई। चलो बेटा मैं डब करता हूं उसको, इतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का केस। ठीक है ना, देखो अब आगे देखो, इसमें हम आगे क्या करेंगे CFSE के केस में। ये हो गया D5। अब D6 की बात करते हैं, टॉक अबाउट D6। ठीक है, तो D6 में भी स्प्लिटिंग करोगे आप, तो 1 2 3 4 5। अब देखो इस केस में, अब यहां पे 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहां पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वंस ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड विद सेम स्पिन, देन पेयरिंग विल बी डन इन दिस केस। तो अब इस केस में क्या होगा बेटा, यहां पे जब पेयरिंग होगी तो रूल है बेटा, पेयरिंग हो रही है यहां पे इस केस के अंदर। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, उसके बाद चांस नहीं ऊपर जाने का, लेकिन क्या है, पेयरिंग हो सकती है बेटा यहां पे। और इसका एक और एग्जाम्पल बन सकता है बेटा, देखो 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 6 नीचे के नीचे पेयरिंग हो जाए। फिर भी ये कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और यहां पे डेल्टा नॉट जो होगी बेटा दैट विल बी लेसर देन पेयरिंग एनर्जी बेटा, क्लियर है, और ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा। देन अब इसकी सीएफएससी निकालें, तो सीएफएससी क्या आएगी इस केस के अंदर, 4 नीचे बेटा तो -16 डी क्यू, प्लस 2 ऊपर है तो +2 12 डी क्यू, -4 डी क्यू एनर्जी इसके पास आ जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो ये वही बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर लेस देन डेल्टा नॉट बेटा, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा। यहां पे जो CFSE का केस आएगा दैट विल बी सारे के सारे नीचे ही होता है, तो 6 4 24 डी क्यू प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी का केस लगता है। यहां पे CFSE इस तरीके से होगी, मतलब इस केस के अंदर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का काम होगा बेटा। अब देखो D7 की बात करें बेटा हम लोग, तो 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया। और अब दूसरा केस क्या आ गया, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 बेटा ये आ गया, देखो क्लियर है। अब जब तक आपके पास सीएफएससी इनकी अलग अलग आती रहे बेटा, तब तक याद रखना कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का फर्क पड़ेगा, और जब इनकी सीएफएससी सेम आ जाए तो उस केस में आप क्या कहोगे कि ये ऑप्शन होंगी ही नहीं, फिर एक ही ऑप्शन बचेगी। अब देखो यहां पे मैं सीएफएससी निकाल रहा हूं सीधी आपको, सीएफएसई यहां पे 5 है, -5 4 20 डी क्यू प्लस ऊपर कितने हैं 3 3 6 18 डी क्यू, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 डी क्यू। डन। अब इस केस की बात करें सीएफएससी की बेटा, तो 6 4 24 -24 डी क्यू प्लस 6 डी क्यू प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी का केस है बेटा, क्लियर है कैसे वाला। अब देखो ये क्या आ गया, 6 माइनस कर दो -18 डी क्यू प्लस 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया केस। अब D8, नल टॉक अबाउट D8 बेटा, क्लियर है केस, 5 2 4 5 6 7 ठीक है बेटा। सॉरी बेटा यहां पे 1 है, हियर वी हैव 1, तो यहां पे 12 आएगा, और हियर वी हैव 8, ठीक है बेटा क्लियर है, ये आ गया 6 7 ये सही है। अब देखो D8, इफ यू टॉक अबाउट D8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा ये आ गया केस। अब यहां पे सीएफएससी क्या आएगी, -24 डी क्यू प्लस 12 डी क्यू, -12 डी क्यू आ जाएगी बेटा। और इस केस में अगर बात करें हम, और तो 1 2 3 4 5 बेटा क्लियर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो दोनों के दोनों सिमिलर बन गए कि नहीं बन गए, तो इसका मतलब यहां पे सीएफएससी भी इसकी भी कितनी आएगी बेटा, दैट इज -12 डी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नोट बना के लिखो बेटा, NOTE नोट, कि इन केस ऑफ octahedral complexes, ठीक है, if electronic configuration is D1 D2 D3 and D8 D9 and D10 ये होती है बेटा, then no effect of ligand on them बेटा, तो उनके ऊपर लिगेंड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लिगेंड।
अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये केस आते हैं D1 D2 D3, तो बेटा आप ये याद रखो कि वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 8 9 10 1 2 3 8 9 10 तो 6 ऑर्बिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं होगी, तो D4 D5 D6 D7 ये 4 में आपको चेक करना होगा वहां पे। तो इस तरीके से हम बोलते हैं CFSE का केस आता है बेटा, और हम उस तरीके से इसको शो करते हैं। अब देखो इसी में बेटा कि ये D8 D9 और D10, जब D10 की बात करोगे ना यहाँ पे, तो D10 के केस के अंदर जो CFSE आएगी दैट विल बी 0। आप चेक कर लेना, दैट विल बी 0 बेटा। और 0 का मतलब क्या है? हायर स्टेबिलिटी। तभी मैंने आपसे कहा था कि D5 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन नेचर, एंड अब आप कह सकते हो बिकॉज देयर CFSE वैल्यू विल बी 0, दैट इज व्हाई दे आर हाईली स्टेबल। तो आपके पास एक और रीजन मिल गया बेटा इनकी स्टेबिलिटी बताने का। अब देखो इसी केस में आगे, ठीक है, हम क्या करते हैं इसी केस में आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटा, अब एक दो पॉइंट बताता हूं आपको, तो वो पॉइंट ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो पॉइंट क्या था। अब हम कहते हैं कि इसकी हेल्प से वी कैन इजीली कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज म्यू एम ए जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n प्लस 2 BM। BM मतलब बोहर मैग्नेटॉन, और n का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखो और आप क्या कर सकते हो? उस कंपाउंड की मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो CFT का एक केस तो ये था बेटा कि वी कैन इजीली डिटरमाइन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कंपाउंड्स, जो VBT की लिमिटेशन थी, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बेटा। क्लियर है? सेकेंड देखो, वी कैन identify weak ligands and strong ligands according to spectrochemical series। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। और देखो आपको बहुत सिंपल वे बताऊंगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का याद रखने का, आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। तो देखो C सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अगर किसी भी लिगेंड के अंदर C आ रहा है तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। C के बाद क्या आता है बेटा? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन बेटा, सॉरी C के बाद नाइट्रोजन। अगर किसी का नाइट्रोजन होगा तो वो उससे कम होगा, अगर उसका ऑक्सीजन होगा तो वो उससे कम, अगर हेलोजन होगा कोई बेटा, क्या होगा? हेलाइड आयंस, तो उनका स्ट्रेंथ जो होगी बेटा दैट विल बी वेरी वेरी लेस। क्लियर है? जैसे अब मैंने C बोल दिया तो CO सबसे ज्यादा हो गया बेटा, फिर Cn नेगेटिव हो गया, हो सकता है फिर आपको NO2 बोल दे बेटा। क्लियर है केस? तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि आगे आगे मूव कर सकते हो। डन। हो सकता है फिर आपको N बोला है तो En का केस बोल दे, हो सकता है आपको 110 फिनोल्फ्थोलिन बोल दे बेटा, फिर अमोनिया का केस आ जाए, वाटर का केस आ जाए। इस तरीके से क्या होगा, आप लिगेंड को चेक कर सकते हो, और ये एक छोटा सा तरीका है जिसकी हेल्प से आप इनको याद रख सकते हो। तो दो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में इस कॉम्प्लेक्स ने बहुत अच्छी तरीके से, इस थ्योरी ने, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है बेटा। इस केस के बारे में एक्सप्लेन किया, और हम कंपाउंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेटा। क्लियर है केस? अब देखो बेटा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और फिर हम कुछ उनके एग्जांपल्स को भी शो करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।